आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया अकोला का दौरा। 2,500 करोड़ रुपए के तामीराती कामों का किया इफ्तिताह। शिवसेना यूबीटी की मुहिम किया हुआ तेरा वादा के तहत मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों का इनेकाद। हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। MIDC की जमीन की खरीदारी मामला। रियासती वजीर संजय शहजाद के कारकुनों ने इम्तियाज जलील के घर के घेराव की दी धमकी। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मफरूर कलीदी मुलजिम ज़ीशान अख्तर को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अकोला का दौरा किया, जहां उन्होंने तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए के तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर फडणवीस सुबह 10:30 बजे अकोला पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मकामी इंतजामिया अफसरान के साथ मीटिंग की और स्कीमों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने दोपहर में अकोला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में मुनक्किदा बीजेपी के जलसे आम से खिताब किया। मला अतिशय आनंद आहे की जवळपास 3,000 कोटी रुपयाच्या विकास कामाचा शुभारंभ आज अकोल्यामध्ये आपण करतो आहोत आणि इरिगेशन पासनं तर वीज निर्मितीपर्यंत, रस्त्यांपासनं तर महिला बाल विकासापर्यंत आणि क्रीडापासनं तर त्या ठिकाणी ज्याला आपण थिएटर म्हणू शकतो अशा प्रकारच्या नाट्यगृहापर्यंत अशा सगळ्या प्रकारच्या विकासाच्या कामाचं जी मुहूर्तमेढ आज अकोल्यामध्ये आपण केलेली आहे। मी अकोल्याचे खासदार अनुपभाऊ धोत्रे, आमदार रणधीरभाऊ सावरकर आणि आमचे सर्व जिल्ह्यातले जे आमदार आहेत, प्रकाशभाऊ असतील किंवा हरिभाऊ असतील, सगळ्यांचं अतिशय मनापासून मी अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हमारे रियासती सदर वर्किंग प्रेसिडेंट इलेक्शन कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद के बारे में फैसला करने का हक हासिल है। फडणवीस ने कहा कि हमारा किरदार यह है कि हम महायुति के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ जगहों पर जहां यह मुमकिन नहीं वहां दोस्ताना लड़ाई होगी। राजनीति में हर क्षण फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन 5 साल तक हमारी सरकार रहने वाली है और हम तीनों साथ में रहने वाले। सर, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा चालू आहे, त्यासोबत दोन्ही ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा चालू आहे। भाजप याकडे कसं पाहतं? त्याच्यावर मी आधीच सांगितलं आहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना मला व्हायचं नाही। सर, मराठा आरक्षणाबद्दल आज सुनावणी होते, काय अपेक्षा? आज सुनावणी नाही आहे, जी काही त्यांनी लिस्टिंग केलेलं आहे त्या लिस्टिंग मध्ये पुढचा टाइम टेबल काय असेल सुनावणीचा ते ठरवणार आहेत। आम्ही भक्कमपणे आपली बाजू मांडू आणि हा जो काही कायदा आम्ही तयार केलेला आहे, मला विश्वास आहे की आम्ही तो माननीय उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आमचा कायदा हा वैध ठरेल अशा प्रकार। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के साथ जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में की है। उन्होंने कहा कि मुल्क हकीकत जानना चाहता है। संजय राउत ने मजीद कहा कि अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानी वफ्द ने अपने दौरे के दौरान ये मसला क्यों नहीं उठाया। देखिए, प्रधानमंत्री इस प्रकार के इवेंट हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अब तक 15 बार, उससे भी ज्यादा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा कि आपका जो टेररिज्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवा। लेकिन उसके ऊपर ना मोदी जी बोलते हैं ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं।
वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा होगी, उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, देश ये जानना चाहते हैं, नेशन वांट टू नो, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान में हस्तक्षेप किया है। उस बारे में अगर डेलीगेशन में बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, तो मैं उसको महत्व दूंगा। देश के 140 करोड़ जनता के मन में यही था कि अब मोदी पीओके लेकर ही रहेंगे। अब पाकिस्तान को ऐसी थप्पड़ पड़ेगी तो वापस उठेगा नहीं पाकिस्तान। हाँ, पीओके के पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। हम तो देख रहे थे 4 टुकड़े करेंगे, फिर हम लोग वहां जाएंगे, लाहौर में जाएंगे, कराची में जाएंगे, एक अखंड हिंदुस्तान, यूनाइटेड हिंदुस्तान हो जाएगा, जो वीर सावरकर का सपना रहा है। तो वीर सावरकर का सपना मोदी जी साकार करेंगे। तो अब तक हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, हम जब जाएंगे यूएस में, तो हम जरूर व्हाइट हाउस में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एनसीपी एससीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का इशारा दिया है। पाटिल ने पुणे में मुनक्कदा पार्टी की तकरीब में नए लोगों को मौका देने की बात कही है। प्रोग्राम में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए पाटिल ने कहा कि शरद पवार ने उन्हें बहुत से मौके दिए हैं, उन्होंने मुझे 7 साल का अरसा दिया और अब पार्टी में नए चेहरों को मौका देने की ज़रूरत है। जयंत पाटिल के इस बयान से एनसीपी एससीपी के कारकुनों और लीडरों में हलचल मच गई है और पार्टी में क़यादत की तब्दीली के चर्चे तेज हो गए हैं। साहेब आमचे सर्वोच्च नेते आहेत, करतील। त्यांनी भाषणात सांगितलं सगळ्यांना एकत्रित बसून चर्चा करू। राजीनामा देणार नव्हतो, मी सांगितलं की ही व्यवस्था जी आहे त्याच्यात नव्या पिढीची लोक आली पाहिजे, त्यासाठी साहेबांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा। साहेब घेतील ना निर्णय। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने भाषण ऐसा किया कि पवार साहब आने वाले दिनों में इसके ऊपर आवश्यक तो विचार करें। और देगलूर तहसील ऑफिस पर शिवसेना कारकुनों ने एहतजाज किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया है। क्या हुआ तेरा वादा गीत गाते हुए आंदोलन के जरिए हुकूमत की आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात से कबल बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों का कर्ज मुआफ़ करने का वादा किया था। इसके अलावा किसानों को फसल इंश्योरेंस की मुकम्मल रकम देने और ज़रूरी नुकसानात की पाबजाई के लिए माकूल रकूमात की फराहमी का वादा किया था। इंतखाबी वादे वफा न करने पर देगलूर डिवीज़न के तमाम किसानों में बरहमी पाई जा रही है। ज़रूरी आलात, खाद और बीजों की कीमतों में इजाफे से भी किसान परेशान हैं। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी का भी वादा पूरा न किया गया। औरंगाबाद में भी शिवसेना यूबीटी ने क्या हुआ तेरा वादा मुहिम के तहत ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में शिवसेना के लीडरों और किसानों की बड़ी तादाद ने अपने ट्रैक्टरों के साथ शिरकत की। कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इस तहरीक की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान किसानों से बहुत से वादे किए थे, जिनमें फसल इंश्योरेंस, कर्ज माफ़ी, खेतों में 24 घंटे बिजली, फसलों की मुकर्रर कीमत और दीगर बहुत सी सहूलियात शामिल हैं। लेकिन अब तक हुकूमत ने इन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए हुकूमत को याद दिलाने के लिए एक तहरीक चलाई जा रही है। अंबादास दानवे का कहना है कि वो वज़ीर आला से मिलकर किसानों के मसाइल उनके सामने रखेंगे। अगर किसी ने किसानों के मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया तो आने वाले वक्त में यूबीटी शिवसेना बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करेगी। और किसानों की ये रैली शहर के क्रांति चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर पहुंचकर अख्ताम पजीर हुई। सरकार ने किसानों को कर्जा माफ करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने किसानों को उसके फसल को हमी भाव देने का, गारंटी भाव देने का वायदा किया था। सरकार ने किसानों को 24 घंटे लाइट देने का वायदा किया था। लाइट नहीं रहे तो सौर ऊर्जा देने का वायदा किया था। लेकिन अभी बड़े मुश्किल से 3, 4, 5 घंटे लाइट मिलती है। और ये सब वादे से सरकार मुकर गई है। सरकार के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वादे के खिलाफ बातें करते हैं। अभी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। अलग अलग इश्यूज, अलग अलग प्रश्न जो किसानों के हैं उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है। अरे आंदोलन करते वक्त सरकार ने ये वादे किए थे, लेकिन सरकार ने अभी वादा खिलाफी की है। इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा।
मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर असगर ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर जोर दिया कि वो कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम की जा रही तालीमी कर्ज़जात स्कीम से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से कॉरपोरेशन के ज़िलाई दफातर से रुजू होने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर असगर मुकादम, डायरेक्टर मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की हैसियत से अपने माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अपने तमामी मुस्लिम भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, सिख भाइयों से, पारसी भाइयों से और बौद्ध समाज से ताल्लुक़ रखने वाले पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि अगर वो अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हाईली प्रोफेशनल कोर्सेज कराना चाहते हैं और एजुकेशन की फीस उनके लिए परेशानी पैदा कर रही है, तो हमारी यूटी सरकार की जानिब से मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से बहुत ही आसान पेपर वर्क और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये एजुकेशन लोन का रीपेमेंट भी आपको आफ्टर द कोर्स करना होता है और इसका ऑफिस हमारे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आप मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से राब्ता कायम करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना की लीडर शाहना इंसी का कहना है कि कुल जमाती अरकान पार्लिमान के 7 वफूद ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हुए पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया है। शाहना इंसी ने कहा कि अहम बात यह रही कि इन वफूद में अपोजिशन पार्टियों के अरकान भी शामिल हुए और मुत्तहदा तौर पर दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। आप महिलाओं की बात कीजिए तो लखपति दीदी से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मोदी जी ने जो निर्णय लिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज को मेन स्ट्रीम में लाना, ये अपरंपार है। महिलाओं की बात करें तो मैटरनिटी लीव 12 वीक से 26 वीक सैलरी के साथ महिलाओं के लिए एक उपलब्धि है। चंद्रायन को लेके जो एक्सप्लोरेशन रहा है, वी हैव इरेडिकेटेड पॉवर्टी एंड शोन दैट वेलफेयर ऑफ द पुअर इज दैट ऑफ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स से प्रूफ होता है कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के ऊपर लाया है और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है 80%। ये उपलब्धियां सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में है। आप इकोनॉमी की बात करें तो 4 नंबर पे भारत पहुंचा है, शायद पहली बार इतिहास में, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी को और एनडीए की सरकार को, क्योंकि सिर्फ जब काम करते हैं तब आप जन कल्याण कर सकते हैं और डेवलपमेंट साथ साथ। महाराष्ट्र के रियासती वजीर संजय शरसात ने मोदी हुकूमत के 11 साल की तकमील पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में एक भी बदनवानी का केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। देखिए, मोदी सरकार ने 11 साल जो निकाले, एक भी आरोप उन सरकार पे लगा नहीं। वजह एक है, जो काम वो करना चाहते थे, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनका जो घोष वाक्य था उन्होंने वो निभाया है। और आज देश जानता है मोदी साहब है तो सब पॉसिबल है। इसलिए ये सरकार और अच्छे से रन करे, ऐसे हमारे उनको शुभकामनाएं। नहीं, जरूर है, मोदी साहब की जो स्कीमें हैं या तो हमारे डिपार्टमेंट की जो स्कीम है वो पूरा करने का हमारी पूरी कोशिश है और मुझे लगता है उसके लिए हमको कोई दिक्कत या अड़चन आएगी नहीं। एलोकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं था बावनकुले साहब की, और मेरी ये पर्सनल चर्चा है, हमारा दोस्ताना है। पॉलिटिक्स से हट के भी कोई बातें होती है और वो बातें हमने की है। औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और रियासती वजीर संजय शरसात इस वक्त सियासी तनाज़े में घिरे हुए हैं। इम्तियाज जलील ने MIDC की ज़मीन की खरीदारी के सिलसिले में रियासत के समाजी इंसाफ के वजीर संजय शरसात के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए। जलील ने लेन देन की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए नए प्रोक्योरमेंट के अमल का मुतालबा किया है। इसकी वजह से कशीदगी बढ़ गई है। संजय के हामियों ने जलील की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। इस मामले पर इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर कोई उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमहूरी तरीके से एहतजाज करता है तो वो इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन शरंगेज़ी का जवाब दिया जाएगा। ये जानकारी मिली थी कि
पुलिस ने बताया है कि कुछ संगठनाएं मेरे घर के सामने आकर वो आंदोलन करने वाले है करके। मैं उनका स्वागत करता हूं, अगर लोकशाही तरीके से डेमोक्रेटिक वे से वो आए मेरे घर के पास और उन्होंने अगर उनका कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं तो मेरे खिलाफ नारेबाजी करे। लेकिन बताया गया है कि कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर लेकर आएंगे करके, तो ऐसी अगर कोई हरकत करेंगे तो ये समझ लेना क्या कि मैं भी कोई खामोश बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। आप लोकशाही तरीके से बात करिए, मैं आपके साथ बात करूंगा उसमें। आप घटिया तरीके से आ जाएंगे तो मैं उससे ज़्यादा घटिया तरीके के ऊपर उतर आऊँगा उसके अंदर। तो अच्छे तरीके से अभी भी यहाँ पे पहुँचने से पहले अपना दिमाग बना ले कि आप क्या करने के लिए आने वाले है करके। मैंने जो भी बताया हूँ मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ है तो हर चीज़ दिया हुआ हूँ उसमें। और ये किस आधार के ऊपर कह रहे हैं कि बिन बुढ़ावे के, कोई सबूत नहीं होने के बावजूद ये कर रहे हैं करके। दरअसल ये जो लोग आ रहे हैं ये किराए के टट्टू है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, हो सकता है कि अगर इनको मैं अभी पैसे दे दूँ तो ये मेरे घर की जगह है तो संजय सिरसाट के घर के सामने जाके नारे लगा डालेंगे उसमें, पूरी प्लान चेंज कर डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ही जो है वो इसी उसके अंदर गुजरी है कि नेताओं से 2 पैसे ले लो, उसके अंदर 8 दिन निकल जाते हैं, उनके पीछे जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ और अपना 8 दिन है तो वहाँ से निकाल दो करके उसमें। ना तो ये कार्य करते हैं, ये धंधा करने वाले लोग है उसके अंदर। तो आए अच्छे तरीके से, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर टेढ़े तरीके से आएंगे तो तुम जितने टेढ़े है उससे 4 गुना टेढ़ा फिर मैं रहूँगा। एनसीपी के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मफरूर मरकजी मुलजिम ज़ीशान अख्तर को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच से वाबस्ता ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ज़ीशान को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ीशान अख्तर 12 अक्टूबर 2024 को पेशा कत्ल के बाद से फ़रार था और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि वो मुल्क से बाहर कैसे पहुँचा। शुबह है कि उसने जाली पासपोर्ट का सहारा लेकर मुल्क छोड़ा। मुंबई पुलिस इसके सफरी दस्तावेजात और दीगर तफसीलात का जायज़ा ले रही है। वाज़ेह है कि 12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। और मुंबई के MIDC थाने ने पालघर में मुनशियात बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मौके से लाखों की मुनशियात और मुनशियात बनाने का खाम माल बरामद हुआ। मुलजिमीन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने उन्हें 7 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मुलजिम एक बदनाम ज़माना मुजरिम है और उसके खिलाफ पहले ही 13 मुकदमा दर्ज हैं। थाने में रवली रेलवे स्टेशन के करीब फास्ट फूड बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ऐन शाहिदीन ने बताया कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद गाड़ी को आग के शोलों में लपेट में ले लिया। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि गैस सिलेंडर के टुकड़े पूरे इलाके में बिखर गए। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक मुतवाज़न आज़ाद तिजारती मुआहदे को मुकम्मल करने का हदफ है, जिसकी हिंदुस्तान मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि आलमी मईशत को मुस्तहकम और महफूज बनाना हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक तरजीह है। इसमें एक मजबूत और काबिल एतमाद सप्लाई चेन बनाना, डिजिटल लेन देन में शफाफियत और एतमाद में इजाफा और तकनीकी ताउन शामिल है। शिमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी है और इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी गर्मी से बेहाल है, जिसके चलते दिल्ली और लखनऊ के चिड़ियाघरों में इन बेज़बान जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए तफसीलात। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। दिल्ली चिड़ियाघर में शदीद गर्मी के पेश नज़र जानवरों के लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसके चलते इन बेजुबान चरिंदो परिंद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जानवरों की खुराक में तब्दीली की गई है। ख़ासतौर पर ऐसे फल और सब्जियां दी जा रही हैं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो और चिकनाई कम हो। We started our preparation since March last week and various measures have been taken, like the dietary regulations or dietary changes which was the first, you can say, the first parameters which what we are doing. All the herbivores as well as the birds has been shifted to the diet which contains more
water content like seasonal fruits, vegetables, and less fat content. At the same time, all the coolers, all the sprinklers, all the water ponds are fully repaired and fully functional, so that the microclimate of the enclosure and where the animal live in the night or stay most of the time are become cool. उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लखनऊ चिड़ियाघर इंतजामिया ने भी जानवरों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। जानवरों के बाड़ों पर बांस और घास की चटाइयाँ लगाई गई हैं ताकि बराह रास्त सूरज की रोशनी ना पहुँचे। इसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम, पंखे और कूलर नस्ब किए गए हैं। पानी के तालाब भरे जा रहे हैं और उनकी निगरानी रोज़ाना की जाती ताकि ठंडक बरकरार रहे। खुराक में भी तब्दीली की गई है। इनको आबी फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ दी जा रही हैं ताकि जानवर हाइड्रेट रहें और ग़िज़ाइयत का तवाज़ुन भी बरकरार रहे। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी पिछले 10 दिनों से बढ़ती नज़र आ रही है। तो गर्मियों के बचाव के लिए हम रेगुलरली हर साल प्रयास करते हैं। वही प्रयास इस वर्ष भी किए गए हैं। जो हमारे बाड़े हैं उनको ढकने के लिए चटाइयाँ और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। पॉन्ड्स जो हैं वो पानी से भर दिए गए हैं। रेगुलरली उनमें वाटर सप्लाई हम करते हैं ताकि पानी जो है पॉन्ड का वो ठंडा रहे। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मी के सख्त मौसम में चिड़ियाघर के ये इक़दामात न सिर्फ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं बल्कि कुदरती हयात के साथ इंसानियत की हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल भी पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।